नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। मैं हूँ नीलू व्यास। जो 88 सीटें हैं जिसमें कि 13 राज्य हैं, 20 सीटें केरला की हैं, 14 कर्नाटक, 13 राजस्थान, 8 यूपी और महाराष्ट्र, 7 मध्य प्रदेश, 5 असम, 5 बिहार, 3 और 3 यानी कि 3 सीट्स बंगाल और छत्तीसगढ़ में और 1 सीट जे-एंड-के, मणिपुर और त्रिपुरा में। कांटे की टक्कर तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो बीजेपी का वोटर है, वो कहीं न कहीं डिसएन्चेंटेड होता जा रहा है, उसको एक असंतोष है मन में और खासकर जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी रैलीज़ में कर रहे हैं, उससे लगता है कि जो नॉन ज जो जो सेक्युलर जो हिंदू वोट है, वो भी बीजेपी की तरफ से खिसकता जा रहा है। आज भी जेपी नड्डा ने जो कहे कि देखिए इंडिया अलायंस अगर आएगा, तो एससी, एसटी और ओबीसी के जो बेनिफिट्स हैं, वो छीन कर मुसलमानों को दे दिए जाएँगे। आज ही के दिन एक अहम फैसला भी आया है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया वो याचिका जो कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहती थी, जो ये कह रही थी कि 100% वेरिफिकेशन वीवीपैट स्लिप्स का होना चाहिए। तो आज इन दोनों चीजों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। अनिल शर्मा जी जो कि अनिल सिन्हा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। सर, आपका स्वागत है। अरुण शर्मा हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर, वरिष्ठ पत्रकार। और दीपक कबीर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे साथ है। दीपक, आपका भी स्वागत है। और मैं आज की चर्चा अनिल सिन्हा से शुरू करूंगी कि अनिल सिन्हा जी, दूसरे चरण का चुनाव आपको कैसे लग रहा है कि कितना डिफरेंट है जो पहले चरण में चुनाव हुआ था? जी। नहीं, मुझको नहीं लग रहा है क्या कि ये दूसरे जो पहले चरण में मतलब में जो मतदान हुआ था प्रतिशत उसी हिसाब से कम है। जैसे आपकी मतलब 10% कई कई जगहों पे कम है 2019 के मुकाबले। तो इसका मतलब ये है क्या कि उनकी जो जनता की निराशा है, वोटरों की निराशा इस सरकार के प्रति, उसको कम करने में ये जो कोशिश की थी कि उसमें कॉम्युनल पैशन, सांप्रदायिक नफरत पैदा करके और उसके जरिए इसको कंपनसेट किया जाए, लोगों को में भरा जाए, उत्तेजना भरी जाए। उत्साह नहीं मैं कहूँगा, उत्तेजना शब्द है इसके लिए सही। उत्तेजना भरी जाए इसकी कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं होती दिखाई दे रही है। लोग नहीं निकले। और दूसरा है कि इसमें 2-3 ट्रेंड्स जो है हमको समझना चाहिए। एक तो है कि साउथ में भी कम हुआ है परसेंटेज, लेकिन साउथ में वोटिंग का परसेंटेज उतना कम नहीं है जितना नॉर्थ में है। तो इसका मतलब यह है कि साउथ में जो जो भी गवर्नमेंट है वहाँ, या जो जो भी ताकत है उनका कमोबेश उसका उस तरह से उनका एंटी इनकम्बेंसी कम है, और जो रवैया उनका था वही बना हुआ है। मतलब पोलिंग में कोई वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब कैसे वो पोल किया है उन्होंने, ये कर्नाटक इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटक में उनके पास काफ़ी सीटें हैं। बाकी जगह केरल और वो समय को कोई मतलब नहीं है, केरल में तो उनका कुछ है नहीं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक और चीज़ दिखाई दे रही है क्या कि जो ट्रबल्ड स्टेट्स हैं, जैसे आसाम है नॉर्थ ईस्ट के, त्रिपुरा है, मणिपुर है, उसमें काफ़ी मैसिव पोलिंग हुई है। इवन बंगाल में भी पोलिंग ठीक है, और पहले के मुकाबले हमको नहीं लगता कि उतना पोलिंग हुई है, लेकिन बंगाल में भी ठीक है। लेकिन ये सारे इलाके बॉर्डर्स के इलाके हैं, यहाँ पे बहुत टेंशन है। गवर्नमेंट उनका सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्फ्रंटेशन भी है, सारी नीतियां इन्होंने फेल हुई है। अब त्रिपुरा में एक इन्होंने वहाँ विभाजन पैदा किया, वहाँ जो वहाँ की इंडिजिनस पहले की कम्युनिटी है और बाकी लोगों का वो उसका किया है, मतलब त्रिपुरी जो समुदाय है उसका बाकी लोगों से किया है। तो ये जो डिवीजन किया है, तो लेकिन वो उसका असर हुआ है, क्योंकि पोलिंग जो है लोगों ने किया। पोलिंग में कोई किसके तरफ से किया है ये अभी देखना है। इन ज़्यादा चांस है कि ये बीजेपी के खिलाफ है। तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि, और ये मतलब मोदी जी का ये जो अटेम्प्ट था, मोदी जी एंड मोदी जी की टीम या बीजेपी, उसका जो ये कोशिश उसकी थी कि किसी तरीके से कॉम्युनलाइज किया जाए, पैशन उभार करके लोगों को बूथ पर लाया जाए, वो फेल हुआ है। और सबसे ज़्यादा फेल हुआ है चुनाव आयोग, जिसको कि जिसने वादा किया था कि हम कैंपेन चला रहे हैं, कर रहे हैं और लोग आएंगे, तो उनके प्रति भी लोगों की निराशा है। तो ओवरऑल हमको लग रहा है कि लोकतंत्र का पीछे हट जारी है। बचेगा तो उन तबकों के जरिए जो गरीब, अल्पसंख्यक
आदिवासी हैं त्रिपुरा के, मणिपुर के, वही लोकतंत्र बचाएंगे। और ये मेनलैंड वाला जो है, जो डोमिनेंट लोग थे, जो डिस्कोर्स में शामिल थे, इसमें मैं शामिल करूंगा सबको। ये नहीं है क्या कि सिर्फ अपर कास्ट है और इनको छोड़ दिया जाए। वो सब लोगों ने लोकतंत्र को अपने भरोसे छोड़ दिया है। विपक्षी पार्टियों को भी इसका दोष देना चाहिए, इसीलिए कि वो जो इस गवर्नमेंट को एक्सपोज करने में और लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे कि इसको हटाओ। 77 में लोगों ने पोलिंग देखी है, बाद में भी पोलिंग देखी है, लोगों ने जिस तरह से पोल करके हटाया था, वो जज्बा नहीं दिख रहा है। इसलिए इसका दोष कांग्रेस और बाकी पार्टियों पर भी है कि जो वो बोलना एक तो लेट किया उन्होंने, दूसरा कि उन्होंने समझाया ठीक से नहीं लोगों को। नहीं तो लोग इस सरकार को, लोकतंत्र विरोधी, तानाशाही वाली जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए पूल लाइन में लगे होते, ऐसा मेरा कहना है। जी ठीक है अनिल जी, आपको जाना है तो आपको मैं इजाजत दूंगी, क्योंकि आप कह रहे थे आपको दूसरे चैनल पे जाना है। बाकी राकेश अचल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी आपका स्वागत है, मैं आऊंगी आपके पास। मैं अरुण जी के पास जाना चाहती हूँ कि अरुण जी, जो दूसरे चरण का चुनाव है, नैरेटिव के टर्म्स में किस तरीके से बदल गया है, और क्या हम ये कहेंगे कि जो बीजेपी का जो नैरेटिव, जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं, क्या बीजेपी का धीरे धीरे करके पतन होता जा रहा है? अगर साफ शब्दों में पूछूं तो हर एक चरण के साथ क्या बीजेपी की लुटिया डूब रही है? आप क्या जमीन पर पा रहे हैं आज दूसरे चरण के चुनाव में? जी आप बिहार का उदाहरण लें, महाराष्ट्र का उदाहरण लें, कितनी पोलिंग है और कम क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी की कार्यशाला बिहार और महाराष्ट्र बनी। एक एक पार्टी के दो दो तीन तीन हिस्से कर दिए गए। देसी भाषा में कहूं तो सबसे ज्यादा रायता जहां बीजेपी ने फैलाया है, वहां सबसे कम वोटिंग हो रही है। क्यों? जो रायता फैलाया है उससे वोटर उदासीन हुआ है। वोटर जो है आकृष्ट नहीं हो रहा कि मुझे वोटिंग करनी है। खास तौर से 18 से लेकर 24-25 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, वो वोटिंग की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है और उनको लगता भी नहीं है कि हमको वोटिंग करनी चाहिए। जबकि मोदी जी ने सबसे बड़ा आह्वान उन्हीं को किया था। उनके लिए उन्होंने बाकायदा एडवर्टाइजमेंट बनाई, बहुत सारे उन्होंने सीरियल बनाए, बहुत सारी बातें वहां कही गई, और यहां तक कहा गया, नौजवानों के मुंह से एडवर्टाइजमेंट में यह कहलवाया गया कि देखो हमारे मंदिर सुरक्षित है, स्कूल सुरक्षित है, ऐसा नहीं कहलवाया गया। तो वोटर समझदार है, वोटर समझता है कि जब मुझे मंदिर का नक्शा दिखाया जाएगा, स्कूल का नक्शा नहीं दिखाया जाएगा, मंदिर की सड़क दिखाई जाएगी कि कितनी सुंदर बन गई, स्कूल की नहीं दिखाई जाएगी, ऑल इंडिया मेडिकल की नहीं दिखाई जाएगी, IIM या IIT की नहीं दिखाई जाएगी, तो वो पढ़ने वाला बच्चा उदासीन होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे गवर्नमेंट सर्विस देगी नहीं, प्राइवेट में जब मुझे हाथ मारना है। और राजनीति को आज वो कोई बहुत स्वच्छ क्षेत्र नहीं मान रहा। वो ये मानता है कि राजनीति एक ऐसी गंदगी है जहां पर अगर ओढ़नी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहां पर कोई नैतिकता होती नहीं है। जो बातें पहले कही जाती हैं उनसे पलट जाना ये स्वाभाविक होता है, और हम खुद मानते हैं इसमें हमारा भी कसूर है। हम मान लेते हैं कि राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, इसलिए जो कल विरोध कर रहा होता है, बिल्कुल ताजा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जो कल राहुल जी के साथ पूरी यात्रा में साथ रहा वो बीजेपी ज्वाइन कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको जो लालच दिया जाता है उसकी फोटो दिखाकर, जैसे मनीष कश्यप, आपको याद होगा मनीष कश्यप तो जेल भी रहे आए। तो मेरा मानना यह है कि ये जो नरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, ये गढ़ा जा नहीं पा रहा। बिल्कुल नरेटिव गढ़ा जा रहा है
पर इसका प्रभाव वोटर पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको लगता है कि ये बातें फीकी हैं, ये थोथी बातें कही जा रही हैं, ये मेरे काम नहीं आने वाली, ये मेरा भविष्य बनाएंगी नहीं, इसलिए ये कम वोटिंग सरकार की खिलाफत करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब मैं राकेश अचल जी के पास आऊंगी कि अचल साहब, क्या ये कहा जाए कि बीजेपी अब बेअसर है, मोदी जी बेअसर है, बीजेपी का कोई भी नैरेटिव इस समय काम नहीं कर रहा है? और जैसा कि अरुण जी ने कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि बीजेपी और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बीजेपी ने रायता फैलाने की कोशिश की थी, बिहार और महाराष्ट्र में, और वहां पर उस राजनीति के टेकर्स नहीं है, और यही इसी वजह से वहां पर कम से कम लोग बाहर निकल रहे हैं। बीजेपी अब बिल्कुल जनता की आंखों में बेनकाब हो गई है। अचल जी। धन्यवाद नीरू जी। देखिए, हम लोग सनातनी लोग हैं ना, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जस करे सो तस फल चाखा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से इस देश में अदावत की राजनीति शुरू की, राजनीतिक दलों को खंड खंड किया, राजनीतिक दलों के महान भ्रष्ट नेताओं को अपने यहाँ ला करके बिल्कुल उनको शुचिता की चादर उड़ा दी, हजारों करोड़, 70,000 करोड़, 25,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप वाले लोगों को गोद में बिठा लिया, उससे राजनीति के प्रति आम जनता की जो रुचि थी वो अरुचि में बदल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव तैयार करना तो दूर की बात है, अब उसके लिए स्थिति ये हो गई है कि वो कैसे अपनी पुरानी स्थिति को बनाए रखे। आज की स्थिति में आप जो मतदान का घटता प्रतिशत देख रहे हैं, उसके लिए अभी अनिल जी सिन्हा जी कह रहे थे कि केंद्रीय चुनाव आयोग दोषी है। मैं नहीं मानता, उनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। केंद्रीय चुनाव आयोग तो जितना खर्च कर सकता है, जितना विज्ञापन कर सकता है, उसने कर दिया। ये रुचि बढ़ाने का काम राजनीतिक दलों का होता है, और सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ दल का होता है, क्योंकि उसे सत्ता में वापस आना होता है। तो वो इतने तरीके से चुनाव को की संरचना करवाता है कि वोटर खींचा चला है। लेकिन अब ये चुनाव न 2014 का चुनाव है, ये चुनाव न 1977 का चुनाव है, न 1971 का चुनाव है। ये 2024 का वो चुनाव है जिसमें नेता नदारत है, जिसमें मुद्दे नदारत हैं, जिसमें विचारधाराएं नदारत हैं। इसमें वो चीजें आ रही हैं जो 1947 के पहले हिंदू मुसलमान होता था, वो अब 2024 में फिर हो रहा है। यानी हम 9 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति में आ गए हैं। और आज का मतदाता दरअसल क्या है, मंथरा बोर्ड में आ गया है, कौन रब होए हमें क्या हानि। मोदी जी चले जाएंगे तो कोई तीसरे आ जाएंगे, नितिन गडकरी आ जाएंगे, और नहीं होगा, संघ जिसको चाहेगा उसको ले आएगा। इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का जो टेम्पो बनना चाहिए था, वो इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है। सिराजा बिखरा हुआ है। सत्तारूढ़ दल को निश्चित तौर पर नुकसान होगा, और भारी नुकसान होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि वो अपनी पुरानी स्थिति को भी रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि जो चुनाव अभी जो दूसरे चरण में जो 88 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उसमें से कम 50 से ज्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी है। तो उनकी पहली चुनौती तो ये है कि इनको बचा के रखिए, और फिर दूसरी चुनौती ये है कि नई सीटें जोड़िए। तो जब पुरानी सीटें नहीं बच रही है तो आप नई सीटें कहाँ से जोड़ेंगे। तो ईंटें धसकना शुरू हो गई हैं, बुर्ज टूटने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग के। और मुझे लगता है कि अभी तो 5 चरण और बाकी है। आने वाले दिनों में और आंधियां आएंगी, और तूफान आएंगे, और मतदाता की जो चुप्पी है, जबरदस्त चुप्पी है, यही इनके खात्मे का सबसे बड़ा कारण बनेगी। विपक्ष अपनी जगह है, उसकी कोशिशें अपनी जगह है, वो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। और अच्छी बात यह है कि वो अभी इनके बिछाए हुए जाल में फंसा नहीं, हिंदू मुसलमान के जाल में, और मंगल ग्रह से मंगल सूत्र तक आ गए भाई लोग। तो इन सब में फंसा नहीं है, बच गया है। और मतदाता ये सब देख रहा है, और मतदाता उसको देखते हुए निर्णय लेगा। उसे किसी के घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है, उसे किसी की गारंटी की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दीपक, अब मैं आपके पास आती हूँ कि आप जो मतदाता की चुप्पी है, और शुरू से इस बार कई लोग इस बात को कह रहे थे, आप लोगों ने भी कई कार्यक्रम, कई प्लेटफॉर्म्स पर ये बातें कही कि इस बार का जो चुनाव है वो जनता बनाम मोदी हो गया है। तो क्या अब हम ये मान लें कि जनता ने अब मन बना लिया है कि मोदी को सत्ता से बाहर करना ही है, और कोई जादू मोदी का इस बार नहीं चल रहा है ग्राउंड पर? वोटिंग परसेंटेज का गिरना इस बात का बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि वोटर भाजपा को हराने वाला निकल रहा है।
भाजपा को जिताने वाला या भाजपा का समर्थक वोटर उस तरीके से नहीं निकल रहा है। वोटिंग परसेंटेज का गिरना, एक बदलाव वाले लोग तो निकलते हैं, लेकिन जो है समर्थकों के अंदर एक खुमारी छाई रहती, कोई बात नहीं। तो ये चुनाव दूसरा चरण भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि पिछली बार 57 सीटें जीती थी, पर मुझे लग रहा है इस बार बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और जनता बनाम विपक्ष बहुत पीछे चला गया है। विपक्ष मतलब विपक्ष एक प्रतिनिधि चेहरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। विपक्ष की लहर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से निजात पाना चाहती है जनता, और उसकी वजह है, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा स्लोगन आया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। और मेरे सामने रिपोर्ट ली है 17 से 22 तक की, 17 से 22 तक की जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट है 2017 से 22, उसके पहले का छोड़ दीजिए, 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब घटे हैं। और मजे की बात है 45 करोड़ लोगों ने नाउम्मीद होकर रोजगार की तलाश छोड़ दी है। जो इनका MSME जॉब पोर्टल होता है, जिसके बहुत होर्डिंग्स लगाए, जिसके इतने होर्डिंग्स और इतना पैसा उसमें खपाया है, MSME जॉब पोर्टल पर वैकेंसी एक साल में 71% घट गई है, 133 वैकेंसी सिर्फ दिखाई गई। तो ये जो भयानक स्तर की बेरोजगारी है, और दूसरी बात, बेरोजगारी को काउंटर करने के लिए ही ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन पर हमले कर रहे हैं। और इन्होंने जो अपनी शॉर्ट टर्म तुरंत चेंज करी स्ट्रेटजी कि हम दलित और ओबीसी वर्सेस मुसलमान कराने की कोशिश करेंगे, वो पिट गया है। दलित और ओबीसी वर्सेस मुसलमान का नारा इसलिए नहीं चल पाया कि ये बयान दे कौन रहा है, ये नड्डा दे रहे हैं, ये बाकी इनके यहाँ के सवर्ण नेता दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि हजारों दलित कार्यकर्ताओं, ओबीसी कार्यकर्ताओं के वीडियोस हवा में तैर रहे हैं बहुत दिनों से कि ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता संविधान बदलने की साजिश रच रहे हैं। वो खुद ही व्हाट्सएप प्रमोट करवाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जब उस संविधान बदलने का खतरा वहां तक फैल चुका है, तब नरेंद्र मोदी के बोलने से कि वो संविधान बदल देगी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बदल देगा और वो चला जाएगा, ये सब कोई काम नहीं आ पा रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी विश्वसनीयता वैसे भी खो चुके हैं, और खासतौर पे आर्थिक मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दों पे या जनता के हित के मुद्दों पर वो उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। उनकी विश्वसनीयता एक सांप्रदायिक कार्ड था जिसको वो दोबारा चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत बहुत खराब है। तो आज की तारीख में जनता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जहाँ सत्ता को हटाना चाहती है, वो वोट देने निकल रही है, और जहां जहां परसेंटेज डाउन होगा वहां की सीटें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है, ये तय हो चुका है। एक चरण अगर ऐसा और हो गया, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई हंगामा खेज कोई चीज नहीं करी, तो ये चुनाव उनके हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। ठीक है, अब मैं अरुण जी के पास आती हूँ कि अरुण जी, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ये महाराष्ट्र का परभनी इलाका है, वहां पर कई लोगों ने बॉयकॉट किया है और लोकल मुद्दों पर बॉयकॉट किया है। जैसे कुछ एनक्रोचमेंट हो गया था, एनक्रोचमेंट को लेकर लोगों ने वोट डाला ही नहीं है, पूरा पूरा गांव वोट नहीं डाला है। ऐसे ही हमने खबरें पिछले चरण में भी देखी थी, पीलीभीत में ऐसा हुआ था, नागपुर में हुआ था, और तमिलनाडु में इस तरीके की खबरें आई थी। ये जो बॉयकॉट कल्चर है कि मोदी ये पूरे जो वोटिंग को बॉयकॉट करना है, ये क्या एक नया पैटर्न आप इस 2024 के चुनाव में देख रहे हैं? जी, दरअसल ये बॉयकॉट जो कल्चर है, ये आया कहां से है, ये लेके कौन आया है? ये लेके भी यही आए हैं कारण। जैसे मान लीजिए कोई गांव वाले एक सड़क की डिमांड करते हैं, 2017 से यूपी सरकार जो है बीजेपी की है, एक सड़क की डिमांड करते हैं, दूसरी बार आ जाते हैं योगी जी, सड़क बनती नहीं है। तो क्या उपाय किया जाए, क्या क्या विरोध किया जाए कि सड़क बन जाए? तो आज मुद्दा जो है उनके हाथ में आया है, एक गोल्डन चांस है कि विरोध किया जाए कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। तो उदासीनता नहीं है, ये हठ धर्मतिता है दोनों तरफ से। मतदाता भी जब उसके काम नहीं होंगे तो उसका विरोध इस तरह मुखरता से पेश आएगा, क्योंकि सहनशीलता जब सत्ता पक्ष की कम हो जाती है तो जनता की भी कम हो जाती है। जब आप दूसरे को जिस प्रश्न पर दुत्कार देते हैं, तो जब वही प्रश्न आपके ऊपर आता है तो आप एक्शन नहीं लेते।
ये दोहरा चरित्र ही तो मतदाता को उदासीन बना रहा है। अब अगर आप अपने किए वादों को पूरा कर लेते, मैं तो ये कहता हूं 40, 50, 60% भी पूरा कर लेते 10 वर्षों में, तो भी मतदाता इतना उदासीन नहीं होता। क्योंकि आपने 16,000 करोड़ रुपया किसका माफ किया? उद्योगपतियों का। किसान का माफ किया क्या? किसी आम उपभोक्ता का माफ किया क्या? मेरे बिजली के बिल में 10 रुपए कम हो तो मेरा चेक वापस आ जाता है, पास नहीं होता। तो मैं क्यों एकोमोडेट करूं? मतदाता बराबरी के पल्ले पर बैठकर सोच रहा है, गलती क्या है? ये बिल्कुल ठीक है। तराजू में पलड़े में दो होते हैं साइड्स, जब एक साइड तो सिर्फ उनको जुमला दे रही है और दूसरी साइड सिर्फ जुमला सुनती रहेगी, कितने वर्षों तक नीलू जी? आप अपने ही बच्चों को कोई वायदा कर लें और जब समय आए तो पीछे हट जाएं, तो बच्चे आपसे नाराज नहीं होते क्या? आप परिवार में देखें, ये रीत है, ये रिचुअल है। जब आप जनता की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कहीं कॉलेज नहीं खोल रहे, कहीं डिस्पेंसरी नहीं खोल रहे, कहीं सड़क नहीं बना रहे, कहीं नदी पर पुल नहीं बना रहे, कहीं विद्यालयों को अपग्रेड नहीं कर रहे, तो आप कर क्या रहे हो? आप कर रहे हो एक नाटक का मंचन। मतलब 4 लाख रुपए की चीज को 40 लाख रुपए में करते हो। आप 10 लाख की गाड़ी में 50 लाख की गाड़ी में जा सकते हो, आप 12 करोड़ की गाड़ी में जाते हो। 8,500 करोड़ का आप हवाई जहाज लेते हो, 20,000 करोड़ का आप सेंट्रल विस्टा बनाते हो। पब्लिक सब देख रही है। एक वाक्य है, एवरीबॉडी इज वॉचिंग एवरीबॉडी। आप ये ना सोचें कि मतदाता आपको देखता नहीं है, आपके रोज की दिनचर्या को भी देखता है, आपके रहन सहन के ढंग को भी देखता है, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं। सार्वजनिक जीवन में जो जीता है वो एक पारदर्शी तरीके से जीता है, परंतु आप तो राजाओं की तरह जी रहे हो। तो ये जो नया कल्चर आया है जिसको आप कह रही हैं बॉयकॉट का, ये आगे बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। और ये विपक्ष के लिए भी चेतावनी है, अगर आप अपने कहे हुए वायदों को पूरा नहीं करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं खड़ी होगी। ये बिल्कुल संदेश साफ है, ऐसा मेरा मानना है। जी, एक चीज और भी है, मैं दीपक से पूछना चाहूंगी, फिर अचल जी के पास आती हूँ लास्ट कमेंट के लिए, कि दीपक, इतने वायदे मोदी जी ने किए कि हमने 80 करोड़ को राशन दे दिया, हमने टॉयलेट्स बनवा दिए, हमने घर बनवा दिया, सिलेंडर दे दिया, पता नहीं क्या क्या वायदे बीजेपी ने किए, और उसको बोला भी कि देखिए धरातल पर हमने उतार कर दिखाया उन चीजों को। क्या जो जनता, जो बीजेपी के दिए हुए आश्वासन है, अब उसको एक तरीके से बोरियत हो गई है, उसका मोहभंग हो गया है कि ये तो जो भी कह रहे हैं ठीक है? क्या जनता को ये लगने लगा है कि क्या मोदी जी ने हमारे ऊपर एहसान किया था, इसलिए अब मोदी जी को बेदखल करना है? ये जो फीलिंग है, बार बार मोदी जी इस बात की याद दिलाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अब जनता की बारी है, जनता को ये जनता क्या मोदी जी को या बीजेपी को ये सिग्नल दे रही है कि भाई एहसान मत जताओ, ये तुम्हारा ये राइट था करने का, लेकिन तुमने नहीं किया। आज क्या जनता ये मैसेज दे रही है मोदी जी को? नहीं, उससे बढ़िया मैसेज है। जनता को ये मैसेज सिर्फ नहीं दे रही है, मसला ये है कि मोदी जी ने ये किया या वो किया। हेलो, हाँ, मोदी जी ने ये करा या वो करा, इसको जानने का आपके पास क्या तरीका है? मोदी जी केवल होर्डिंग्स में बताते हैं, न्यूज चैनल्स में बताते हैं, और न्यूज चैनल्स के थ्रू आप तक पहुंचता है। ये किया, वो एक एडवर्टाइजमेंट या प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। एक्चुअली में कहाँ होता है? मोदी जी के दावे, उनके पोस्टर्स की कितनी बार कलई खुल चुकी है, झूठ है। मोदी जी ने किया, या आपके पास जानने के सोर्सेस क्या हैं? आपको आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बची नहीं है, आप सवाल पूछ नहीं सकते, कहीं कटघरे में खड़ा नहीं सकते, अधिकारी डरे हुए हैं, अधिकारी तक सच बता नहीं सकते। तो ये जो तानाशाही है डर की, इसके अंतर्गत आपको वो कह रहे हैं, वो अगर कहना चाहते हैं कि 1 लाख घर हमने दिए और होर्डिंग वाले की गलती से 10 लाख छप जाएगा तो आपको 10 लाख मानना पड़ेगा। अगर 1 जीरो और बढ़ गया तो आपको 1 करोड़ मानना पड़ेगा। कोई चांस ही नहीं है, और मिला किसको है ये जानने का कोई सिस्टम नहीं है। तो असलियत में लोग सोचते हैं कि लखनऊ के लोग सोचते हैं झांसी में मिला होगा, झांसी के लोग सोचते हैं हो सकता है उत्तराखंड में मिला होगा, उत्तराखंड के लोग सोचते हैं बैंगलोर में मिला होगा।
क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में बैंगलोर में होर्डिंग लगते हैं, दिल्ली में लगते हैं, और दिल्ली के चुनाव प्रचार में कहीं और कलकत्ता में लगा दिए जाते हैं। तो हर जगह एक ऐसा एक जाल फैला है कि आपको पता ही नहीं एक्चुअली कहाँ हुआ है। लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तो कहते हैं कहीं हुआ था, अब हमारे तक भी नंबर आएगा, पर आप तक नंबर आया नहीं। तो इसलिए आप तक नंबर नहीं आया और जो था वो बिक गया। मैं बता रहा हूं 2000 मंगलसूत्र की बात उठा दी थी, इसलिए कह रहा हूं 2015 से 2023 और 24 तक आम मध्यवर्गीय घरों का, लोअर मिडिल क्लास का मैक्सिमम जेवर बिक गया या गिरवी पड़ा है। उनके कार वार मोटरसाइकिल थी तो बिक गई है, उनके ऊपर कर्जा है और देश के ऊपर अलग कर्जा है जो ये बता नहीं रहे हैं। तो ऐसी हालत में लोगों को तक जब 10 साल हो गए तो लोगों के अंदर ये गुस्सा निकल रहा है, तानाशाही है, इसलिए साइलेंटली निकल रहा है, नेताओं को जेल में डाल रहा है, इसलिए चुपचाप निकल रहा है। अगर कहीं तानाशाही ना होती, अगर कहीं ऑफिसर और इस तरह के बाकी लोग दबाव में ना होते तो ये सड़कों पे पुतले फूक रहे होते मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेरे जा रहे होते, धज्जियां उड़ चुकी होती। इतना आतताई किसान आंदोलन को कुचलना मजाक नहीं था, उन्होंने ताकत के बल पे, फौज और पुलिस की ताकत के बल पे कुचला है, वरना जनता गुस्साए बैठी थी। और दूसरी बात, मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इंडिया शाइनिंग के बहुत जुमले थे, इंडिया शाइनिंग अटल जी ने बहुत अच्छे भाषण दिए थे, लेकिन आखिरकार जब नहीं कुछ हुआ तो शाइनिंग शाइनिंग कहते रह गए, बुरी तरह अटल जी हारे, जो मोदी से कई गुना ज्यादा लोकप्रिय नेता रहे हैं। फिर कांग्रेस की सरकार आई, बहुत काम किए, लेकिन 10 साल बाद उन जनता को लगा कि नहीं 10 साल बहुत हो गए, अभी भी महंगाई है, अभी भी चीजें हैं, उन्होंने हटा दिया। अब 10 साल मोदी को दे दिए हैं, तो मुझे लगा सफल होने में जनता का फायदा होता है, सरकारों को बदलने में जनता का फायदा होता है, अधिकारी बदलते हैं, घूसखोर बदलते हैं, नेता बदलते हैं, जमीन पर आते हैं। तो ये लोकतंत्र की सफलता की गारंटी है सरकारों का सफल होना। वो स्टेट ज्यादा विकसित कर रहे हैं जहां पे सरकारें सफल होती हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी को भी 10 साल दिए गए थे, इन्होंने 10 साल क्या, एक मौका मांगा था ना, अब तो 10 साल दे दिए गए, 2 मौके दे दिए गए, थोड़ी दिन आराम करें, नए लोगों को मौका देना चाहिए। और जनता एक बार हेमा मालिनी को जिताएगी। हेमा मालिनी के सांसद होने का औचित्य क्या है? वो ना ठीक से भाषा बोल पाती है, ना उनको अपने क्षेत्र का मालूम है। आज 10 साल बाद भी वो कहती है कि मुद्दे उद्दे तो बात की बात है, हंस के वो एक फोटो खिंचा लेती है केवल गेहूं पकड़े हुए और जिता दिया जाए। अरुण गोविल का मेरठ में आने का क्या मतलब है? जनता पॉलिटिकल लीडर चाहती है जिसको लोग जानते हो, मिलते हो। हेमा मालिनी भाग के बंबई चली जाएंगी, स्मृति ईरानी भाग के चली जाती हैं, अरुण गोविल भाग के चले जाते हैं। जिस आदमी को ये तक नहीं मालूम हो कि मुद्दा क्या है चुनाव क्षेत्र का, आप उसको कैंडिडेट, तो आप उस कैंडिडेट को ला इसलिए हैं कि आप उसकी पिछली शोहरत का फायदा उठाना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पास पॉलिटिकल माइलेज है ही नहीं, आप जनता के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं जा पा रहे हैं, आप नोटबंदी पे मांग ही नहीं सकते, आप रोजगार पे वोट मांग ही नहीं पा रहे हैं। जी है। अब अचल जी, अंत में क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से अब दो चरण ऑलमोस्ट अब खत्म होने को आ रहा है और बीजेपी की जो हालत है, क्या कहेंगे अंत में सर? जी नीतू जी, देखिए जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत पिछले 2 चरणों में हुआ है, पहले चरण में और आज के चरण में, उसको देखते हुए संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं और ये सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ जनता की आवाज का एक आहट भर है। आप तीसरे चरण में, जैसा कि अभी कबीर ने कहा था, तीसरे चरण में देखेंगे कि स्थितियां और ज्यादा गंभीर होंगी और मतदाता अपने ढंग से सत्ता से बदला लेगा। अब बदले की भावना आ गई है जनता में, क्योंकि अभी तक ये जो बदला था राजनीति ले रही थी, राजनीति अपने ढंग से अपने प्रतिद्वंदियों से बदला दे रही थी, जनता से बदला दे रही थी और उन्हें सबक सिखा रही थी, अभी तक सिखा रही, कल परसों तक। आप ये कह रहे हैं कि जनता अब मोदी जी से बदला लेगी? निश्चित तौर पर। देखिए, जनता ने बहुत भुगता है 10 साल में, और इस जनता में वो जनता भी है जिस जनता को हवा बना करके बहुसंख्यक आबादी के सामने खड़ा किया जा रहा है। वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो ईरान से, अरब से और किसी तीसरी दुनिया से नहीं आए हैं। उनको अगर आप खलनायक बनाएंगे तो वो भी इतनी क्षमता तो रखते हैं कि अगर अपनी पर आ जाएं तो आपसे हिसाब बराबर कर सकते हैं, और वो हिसाब बराबर करने की स्थितियां पूरी तरह से बन गई हैं। मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि आने वाले तीसरे और चौथे चरण में स्थिति साफ हो जाएगी और जो बड़बोले नेता जितने भी हैं
सत्तारूढ़ दल के, वो अपने अपने लिए गुफाएं ढूंढना शुरू करते हैं। जी चलिए, तो जो बीजेपी की दीवार है या बीजेपी का जो घर है वो दरकना शुरू हो गया है। कम से कम 2 फेजेस की रिपोर्ट तो यही कहती है, और आने वाले देखना होगा जो चरण बचे हैं उसमें किस तरीके की चुनौती जनता मोदी जी के लिए खड़ी करती है। लेकिन बात अचल जी ने यही कही कि जनता इस बार मोदी जी से बदला ले रही है, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे चीजें और चलती हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण जी, राकेश, अचल जी, दीपक, थैंक यू सो मच।